हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्त राम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। राज्य में वित्तीय संकट तथा स्टाफ की कमी से जूझ रही हिमाचल प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज बढ़ाने पर बड़ा फैसला ले सकती है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज 58 वर्ष है। लेकिन इस 58 वर्ष की आयु को अब 1 साल बढ़ाकर 59 वर्ष करने पर मंथन चल रहा है। सरकार इस पर विचार कर रही है। इस दौरान विभिन्न श्रेणियों के खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया को जारी रखना सरकार की प्राथमिकता भी रहेगा। यानी कि यहां पर हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों में सरकारी पदों पर भर्तियां भी चलती रहेंगी। साथ साथ जो पुराने कर्मचारी हैं उन्हें रिटायर करने की बजाय उनकी सेवाओं को यथावत जारी रखा जाएगा। हालांकि इस फैसले को लागू करने से पहले राज्य सरकार ने इसके संभावित परिणामों के नफा नुकसान के अध्ययन के लिए वित्त विभाग की एक टीम गठित की है और उसको आदेश जारी किए हैं कि आप इसको एग्जामिन कीजिए, इसके नफा नुकसान क्या होंगे। राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने लोकसभा चुनावों के तुरंत बाद हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों की बैच वाइज भर्ती शुरू कर दी है। इसके अलावा लटके परीक्षा परिणामों को घोषित करने की भी हरी झंडी प्रदान कर दी है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता प्रस्तावित भर्ती प्रक्रिया को लेकर है। जाहिर तौर पर हिमाचल प्रदेश में चाहे लोक सेवा आयोग हो या फिर राज्य चयन आयोग हो, इन दोनों ही सरकारी एजेंसियों को भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए कम से कम 1 से 1.5 साल का समय लग जाता है, जब सरकार को 2 साल का वक्त लगता है। इसी बीच हिमाचल प्रदेश में हर महीने 8 से 10 हज़ार कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं। इस कारण हिमाचल में दोहरी समस्या खड़ी हो गई है। पहली समस्या, हिमाचल प्रदेश लगातार स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। आप कई डिपार्टमेंट्स को देखते हैं, एक बात डिपार्टमेंट में कही जाती है कि अब स्टाफ बिल्कुल कम है, नई भर्तियां नहीं हो रही और पुराने लोग रिटायर होकर जा रहे हैं। अब ये व्यवस्था पूरी तरह से हाँपने शुरू हो गई है, क्योंकि रिटायर्ड कर्मचारियों को यहां पर रिटायर करने जो जितने कर्मचारी 8 से 10 हज़ार कर्मचारी रिटायर्ड होते हैं उतने नए साल रखे नहीं जा रहे हैं। अगर रखे भी जा रहे हैं तो आउटसोर्स से उन तमाम कर्मचारियों को आउटसोर्स पर जब बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं। अब सरकार के पास ये दोहरी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। पहली बात कि जितनी भी यहाँ पर सरकारी एजेंसियां हैं उन एजेंसियों को भर्ती करने में लंबा प्रोसेस लगता है और मौजूदा कर्मचारी लगातार रिटायर हो रहे हैं। इसके साथ जो एक बड़ा संकट हिमाचल प्रदेश की सरकार पर खड़ा है, वित्तीय संकट। यानी जो कर्मचारी रिटायर होता है वो ऑन एन एवरेज अपनी रिटायरमेंट पर एक मोटे अनुमान के तौर पर 60 से 70 लाख रुपया सरकार से लेकर जाता है और पहले दिन से ही पेंशन का हकदार बन जाता है। लिहाजा वित्तीय संकट के बीच स्टाफ की कमी से लगातार जूझ रहे हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की आयु सीमा 1 साल बढ़ाने पर विचार चल रहा है। राज्य सरकार का ये फार्मूला स्टीक बैठा तो 1 वर्ष की जो आयु सीमा 59 साल की जाएगी, वो रिव्यू करने के बाद यानी फिर 1 साल के बाद उसे 1 साल और बढ़ाकर 60 साल किया जा सकता है। हालांकि इस फैसले के दुष्परिणामों पर भी वित्त विभाग को अध्ययन करने के कड़े फरमान जारी कर दिए हैं। खासकर पढ़ा लिखा बेरोजगार क्या इस फैसले से कितना निराश होगा, उसको किस प्रकार से कन्विंस कर पाएंगे, भर्तियों को किस प्रकार से स्पीड अप किया जाएगा, ये बड़ा मसला है। दूसरा बड़ा मसला होगा जो मौजूदा कर्मचारी हैं, अपनी प्रमोशन के इंतजार में बैठे हैं अधिकारी कर्मचारी, क्या उन अधिकारी कर्मचारियों का कहीं रास्ता तो नहीं रुक जाएगा, उनके लिए बीच का क्या रास्ता निकाला जाए, ये बड़ी टेंशन है जिस पर वित्त विभाग को अपनी रिपोर्ट, रिकमेंडेशन, अपनी सिफारिशें, अपनी प्रेजेंटेशन सरकार को देनी है। हालांकि इस फैसले से पहले ही सरकार ने विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रिया को जारी रखने का अपना स्टैंड भी जाहिर कर दिया है कि रिटायरमेंट एज बढ़ाने से पहले तमाम डिपार्टमेंट्स में जो रिक्त पद हैं उनको भरने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। राज्य सरकार ने प्रदेश के संसाधनों को तलाशने के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में एक सब कमेटी गठित की है और रिटायरमेंट एज पर चल रहे इस मंथन का प्रस्ताव भी सब कमेटी को भेजा जाएगा।
इसके बाद ये मामला कैबिनेट में आएगा। यानी कि सबसे पहले वित्त विभाग, राज्य सरकार का वित्त विभाग इस पूरे मामले का अध्ययन करेगा, एग्जामिन करेगा, इसके क्या रिप्रिकेशन आते हैं, इसके क्या दिक्कतें आती हैं, दुष्परिणाम आते हैं, यूथ को किस प्रकार से भर्तियों को रेगुलाइज किया जाता है, किस प्रकार से स्पीड अप किया जाता है, रिटायरमेंट के बाद जिन कर्मचारियों को एक्सटेंशन दी जाएगी, एक्सटेंशन तो नहीं कहा जाएगा, रिटायरमेंट एज बढ़ाई जाएगी, उन कर्मचारियों को वेतन कितना दिया जाएगा, क्या उन्हें कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज की तरह उन्हें उनके बेसिक का 60% दिया जाए। लेकिन यहाँ पर R&P रूल्स आड़े आते हैं, इसमें भी सरकार को फिर कैबिनेट में बड़ा फैसला करना होगा कि लमसम कर्मचारियों को बेसिक का 60% दे दिया जाए अगले 1 से 1.5 साल या 2 साल तक, जब उनकी सेवाओं को यथावत जारी रखा जाता है। लेकिन दो चिंताएं, सरकारी पदों पर भर्ती और साथ में जो प्रमोशन के इंतजार में बैठे हैं, सरकार दोनों विषयों पर चिंतित है कि युवाओं को रोजगार भी मिले और प्रमोशन ना रुके, जिनकी प्रमोशन होनी है उनकी प्रमोशन ना रुके। लेकिन जब कंटिन्यूटी में सर्विस को लंबा कर दिया जाएगा, उनको पहले 1 साल बढ़ाया जाएगा, फिर ये फैसला फार्मूला स्टिक बैठा 1 साल और बढ़ा दिया जाएगा, तो इसके रेप्लिकेशन क्या होंगे, इसके दुष्परिणाम क्या होंगे, इसकी दिक्कतें क्या होंगी, इसको भी एग्जामिन किया जाएगा। और सबसे बड़ी चिंता यहां पर ना केवल यूथ की होगी, क्योंकि यूथ के लिए मुख्यमंत्री ने अपना स्टैंड स्पष्ट कर दिया कि हम भर्ती प्रक्रिया को जारी रखेंगे। जैसे हमारी भर्ती प्रक्रिया में कोई अपॉइंटी वहां पर आ जाता, फिर जो जिसे हमने जिसकी रिटायरमेंट एज बढ़ाई होगी उसे फिर घर भेज दिया जाएगा और नए युवा को एंटर कर दिया जाएगा। यानी कि एक गैप है जिसको पूरा करने पर सरकार मंथन कर रही है, विचार कर रही है। लेकिन इससे प्रमोशन के दरवाजे तो नहीं बंद होंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को सबसे बड़ी उम्मीद, सबसे बड़ी आस अपनी इंक्रीमेंट की रहती है, अपनी प्रमोशन की रहती है। इन तमाम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा चल रही है और इसके तमाम बातों का वित्त विभाग को एग्जामिन करने को कहा है। वित्त विभाग अपनी कैबिनेट सब कमेटी को अपनी सिफारिशें भेजेगी, जिसमें कैबिनेट सब कमेटी मुकेश अग्निहोत्री जिसके चेयरपर्सन है एग्जामिन करेगी, देखेगी किसका नफा नुकसान कितना है। अगर सब कमेटी कन्विंस्ड होती है फिर ये मामला कैबिनेट में आएगा, फिर कैबिनेट को कन्विंस करना होगा, क्योंकि सरकार के पास पहले का एक वित्तीय संकट भी है, स्टाफ की कमी भी है, भर्तियों का प्रोसेस जिस प्रकार से लिटिगेशन में लगातार वहां पर बढ़ रहा है, एक बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये अभी मंथन चल रहा है, ये फैसला लागू हुआ नहीं है, सिर्फ सरकार इस पर मंथन चल रही है। उसके तमाम परिणामों पर, चाहे वो दुष्परिणाम है चाहे अच्छे परिणाम है, उनको भी एग्जामिन किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में शिक्षक अवार्ड पॉलिसी की बात की जाए तो 5 सख्त नियम लागू हो गए हैं। अब शिक्षकों को अपने शिक्षकों के खिलाफ बयानबाजी करना महंगा पड़ेगा, सर्टिफिकेट के साथ वापस करना होगा अवार्ड व अन्य सुविधाएं। अगर किसी टीचर्स के खिलाफ बयानबाजी की होगी, जिस प्रकार से तमाम एजुकेशन के संघ हैं एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, अगर किसी भी इस प्रकार की बयानबाजी पाई गई तो अवार्डी को अपना सम्मान, अपना पुरस्कार वापस करना पड़ेगा। पोस्को, शराब व अन्य गैर कानूनी मामलों में भी ऐसी कोई इन्वॉल्वमेंट उनकी प्रूव होती है तो अपना पुरस्कार वापस करना पड़ेगा, सम्मान लौटाना पड़ेगा। परीक्षा परिणाम लगातार गिरता है तब भी अवार्ड को विड्रॉ कर लिया जाएगा। शिक्षक अवार्ड वापस लेने की शर्तें लागू कर दी गई हैं, मेजर पेनल्टी पर ही दिया जाएगा अवार्ड। सस्पेंशन या बड़ी लापरवाही के आरोपों पर भी सम्मान छिन जाएगा। अब हिमाचल प्रदेश में अगर टीजीटी की बात करें तो टीजीटी की एडजस्टमेंट को लेकर शिक्षा मंत्री पहले 2 कह चुके हैं कि टीजीटी में किसी को एडजस्ट नहीं किया जाएगा, एडजस्टमेंट नहीं होगी। लेकिन जिन हिमाचल प्रदेश के 84 अध्यापकों की गलत अपॉइंटमेंट हो गई है, गलत उनको नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, उनके ऑर्डर को दोबारा से मॉडिफाई किया जाएगा। इसका प्रोसेस चल रहा है, इसके लिए एक बार फिर मंथन चल रहा है और इसके लिए एजुकेशन मिनिस्टर को फाइल भेज दी है। पहले कहा गया था कि पिछले कल इसकी सूची जारी कर देंगे, लेकिन आज शाम तक भी इसकी लिस्ट नहीं जारी हो पाई। अब भी माना जा रहा है कि मंगलवार तक का वक्त इसे, यानी कि सोमवार का पूरा दिन लग सकता है, मंगलवार को यह मॉडिफाई सूची जारी हो सकती है, क्योंकि छात्रों की संख्या का अवलोकन किया जा रहा है। दूसरे स्कूलों में इन्हें नियुक्तियां दी जानी हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल 1018 टीजीटी को नियुक्ति दी गई है। इनमें 84 टीजीटी 84 टीजीटी को सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से गलत नियुक्ति पत्र दिए गए थे। कई जगह ऐसी जगह भेज दिया गया था जहां पोस्ट नहीं थी, कई जगह 2-2 टीचर एक स्कूल में भेज दिए गए थे। अब इन तमाम 84 टीचर्स के टीजीटी के ऑर्डर को मॉडिफाई किया जा रहा और इनके लिए एक शर्त और रखी गई है कि इन पर 10 दिन की ज्वाइनिंग का जो नियम है वो इन पर एप्लीकेबल नहीं होगा, लागू नहीं होगा। और इन 84 में से टीजीटी
कई आर्ट्स के स्थापन हैं, नॉन मेडिकल के 21 हैं, मेडिकल के 20 शिक्षक हैं जिनको गलत नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। सभी गलत नियुक्तियों का ये, हालांकि ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। आपको बता दें कि टीजीटी की नियुक्तियों में भारी स्तर पर कोताही हुई है, चूक हुई है। एजुकेशन डिपार्टमेंट से नवनियुक्त शिक्षकों की ज्वाइनिंग से पहले ही स्कूलों में पद भर गए थे। बताया ये भी जा रहा कि एक साथ ट्रांसफर और नई नियुक्तियों के चलते ऐसा ये मसला खड़ा हुआ है। शिक्षा विभाग ने आदेश दिए हैं कि नवनियुक्त टीजीटी को अलर्ट स्टेशन में जाएं, वहाँ प्रिंसिपल या हेडमास्टर से लिखवा कर लाएं कि पोस्ट भर गई है खाली, उसके बाद ही उन्हें दूसरे स्टेशन की नियुक्ति मिलेगी। यानी कि यहाँ पर मामलों को रिप्रेजेंट भी करें, साथ में अपने प्रिंसिपल से ये लिखवा कर लाएं, क्योंकि ये सामने आया जो आज एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया कि अपनी एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में नवनियुक्त टीजीटी सचिवालय और डायरेक्टरेट पहुँच रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस स्कूल में हमारे ऑर्डर किए वहाँ पर पोस्ट पहले ही फिल है। लेकिन अब सरकार ने स्पष्ट किया, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्पष्ट किया है कि हम उनके मौखिक बात को नहीं मानेंगे। आप वहां के प्रिंसिपल से बाकायदा लिखवा कर लाइए कि यहां पर पोस्ट नहीं है, यहां पर किसी और ने ज्वाइनिंग कर लिया, यहां पर 2 लोगों के ऑर्डर हो गए, पोस्ट एक है, तभी उनके ऑर्डर मॉडिफाई किए जाएंगे। और साथ में उन्हें बिल्कुल रिलैक्स नहीं किया जाएगा। जो सुनी सुनाई बात पर सचिवालय आ रहे हैं उन्हें 10 दिन के भीतर ज्वाइन करना होगा। रिलैक्स सिर्फ उन मामलों में किया जाएगा जिन मामलों में सही वास्तविकता में एक पद के खिलाफ 2 की नियुक्ति हो गई है, जहां पर पोस्ट नहीं है, वैकेंसी नहीं थी, वहां पर किसी के ऑर्डर हो गए हैं। उनके जब ऑर्डर मॉडिफाई कर दिए जाएंगे उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग के 10 दिन शुरू होंगे। जेबीटी की नियुक्ति को लेकर भी अभी थोड़ा इंतजार और करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर यह मामला लटका हुआ नजर आ रहा, फाइल इसकी सचिवालय में फंसती हुई नजर आ रही है। हालांकि एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से फिर तर्क दिया गया कि स्कूलों को मर्ज करने के बाद ही जेबीटी की नियुक्ति मिलेगी। अगर स्कूलों को वाकई मर्ज किया जाता तो फिर ये 25 तारीख की कैबिनेट में स्कूलों को मर्ज करने का एजेंडा जाएगा और इसमें लंबा वक्त लग सकता है, फिर तो लंबा ये मामला खींच सकता है। लेकिन जो अंदर की सूचना वो ये बता रही है कि फाइल इसकी सचिवालय में फंसी हुई है, क्योंकि एडजस्टमेंट को लेकर चाहे लोकल एमएलए की बात हो या फिर तमाम रसूखदार अध्यापकों की बात हो जो नए टीचर्स लगने हैं, वे अपनी एडजस्टमेंट की फिराक में इसके चलते ये मामला फंसा हुआ नजर आ रहा। जबकि एजुकेशन मिनिस्टर साफ स्टैंड ले चुके हैं कि जाना वहां पड़ेगा जहां पर कोई टीचर नहीं है, जहां पर बच्चों को कोई पढ़ाने वाला नहीं है। जिस प्रकार से टीजीटी में पांगी, किन्नौर, भरमौर, सिरमौर या शिमला के ऊपरी क्षेत्र में नियुक्तियां दी गई हैं, जेबीटी को भी वैसी नियुक्ति दी जाएगी। लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये तर्क आया कि हम स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि किन स्कूलों को बंद किया जाएगा, कहाँ स्कूल मर्ज होने हैं। और अगर वाकई एजुकेशन डिपार्टमेंट की दलील सही है फिर मान के चलिए इसके लिए लंबा वक्त लगेगा। लेकिन अगर ये एडजस्टमेंट का मसला फिर 2, 4, 5 अगले सप्ताह तक ये फाइल इसकी सूची जारी हो सकती है। लेकिन जो रिव्यू किया गया है कि हिमाचल प्रदेश में कितने स्कूल बंद होंगे, कितने मर्ज होंगे, 100 स्कूल, 100 प्राइमरी व मिडिल स्कूल ऐसे हैं जिसमें 0 इनरोलमेंट है। यानी कि 100 स्कूलों में, हिमाचल प्रदेश के 100 स्कूलों में एक भी छात्र नहीं है। इन स्कूलों को सरकार बंद करेगी, इसकी नोटिफिकेशन जारी करेगी, कैबिनेट में ये मामला जा सकता है। लेकिन इन स्कूलों का बंद होना लगभग तय है। पहले चरण में 2.5 किलोमीटर के रेडियस में, यानी कि 2.5 किलोमीटर के भीतर जितने भी स्कूल होंगे उन स्कूलों को एक दूसरे स्कूलों में मर्ज कर दिया जाएगा। उसके बाद 3 छात्रों से कम संख्या वाले स्कूलों को भी बंद कर दिया जाएगा। ये बड़ा स्टेप एक एजुकेशन डिपार्टमेंट का है। इसके बाद भी यहाँ पर आप बड़े स्तर पर देखेंगे कि अध्यापकों का यहाँ पर डेपुटेशन होगा, दूसरे स्कूलों में उन्हें शिफ्ट किया जाएगा, काफ़ी उथल पुथल होने वाली है। लेकिन शिक्षा मंत्री ने यह साफ आदेश जारी कर दिए कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में अब ना एडजस्टमेंट होगी ना तबादले होंगे। अब 28 से हिमाचल प्रदेश के ग्रीष्मकालीन स्कूल खुल रहे हैं। जाइए, बच्चों को पढ़ाइए, अपना बेटर रिजल्ट लाइए, परफॉर्मेंस के आधार पर अपना पसंदीदा स्टेशन पाइए। लेकिन अब आपके मार्च तक तबादलों पर मान लीजिए बैन है। चाहे किसी मंत्री का आप डीओ नोट लाते हैं, चाहे किसी विधायक का लाते हैं या किसी का भी लाते हैं, मंत्री ने यहां तक कह दिया डायरेक्टरेट में, अगर मेरा अप्रूव नोट भी होगा तब भी आपने ऑर्डर नहीं करने हैं। ये उन्होंने कड़ी हिदायत दोनों निदेशालयों को जारी की है कि अब टीचर्स को बच्चों को पढ़ाने दीजिए। ट्रांसफर का, बदला बदली का बड़ा खेल हो गया। अब बच्चों को डेडिकेशन के साथ टीचर पढ़ाएं, उसके बाद देखेंगे मार्च के बाद किसको एडजस्ट करना, किसको यहाँ लाना, किसको वहाँ लाना है।
प्रदेश सरकार ने 1993-1994 बैच के 4 आईपीएस अधिकारियों को डीजीपी रैंक पर पदोन्नत कर दिया है। यह हिमाचल प्रदेश पुलिस के लिए बड़ी बात है कि यहां पर जितने पदोन्नति के इंतजार में बैठे थे 4 नए अधिकारियों को डीजीपी बना दिया। पहले से हिमाचल प्रदेश के अतुल वर्मा डीजीपी हैं। इनमें से एक अधिकारी की पदोन्नति रेगुलर बेस पर हुई है और 3 अन्य अधिकारियों की पदोन्नति परफॉर्मेंस आधार पर की गई है। सरकार ने 1994 बैच के अधिकारी राकेश अग्रवाल को रेगुलर बेस पर पदोन्नत किया। हिमाचल प्रदेश में सेवाएं दे रहे राकेश अग्रवाल भी हालांकि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं। सोमवार को उन्हें राज्य सरकार इस पदोन्नति के बाद सोमवार को रिलीव कर सकती है। जबकि 1993 बैच के आईएएस अधिकारी अनुराग गर्ग, अशोक तिवारी, ऋत्विक तिवारी को परफॉर्मेंस के आधार पर पदोन्नत किए। तमाम अधिकारी हालांकि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है। वहीं प्रदेश सरकार ने 1989 बैच के आईएएस अधिकारी संजीव रंजन ओझा को डीजीसीआईडी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। यानी कि जो कार्यभार हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रमुख अतुल वर्मा के पास था वो वापस लेकर अब यहां पर रंजन ओझा को यह दायित्व सौंप दिया गया है। डीजीसीआईडी के साथ साथ डीजी कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं विभाग का कार्यभार भी देखेंगे। ये पुलिस विभाग में जबरदस्त फेरबदल चल रहा। आप याद कीजिए सुक्खू सरकार में सबसे पहले जिस प्रकार से यहाँ पर अटवाल मैडम को सीआईडी का जिम्मा दिया गया, तब चर्चाएं थी कि अटवाल मैडम को हिमाचल प्रदेश का डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार दिया जा सकता है, उन्हें मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव बनाया जा सकता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम बनाया जा सकता है। लेकिन जब बड़ा खेला हिमाचल प्रदेश की सरकार में हुआ, राज्यसभा का जब चुनाव था, राज्यसभा चुनाव के बाद जिस प्रकार से हरियाणा का सुरक्षा बल हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अंदर आता है, विधायकों को जिस प्रकार से कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को यहां से शिफ्ट करवाया जाता है रातों रात, इसकी खबर ना सीआईडी को ना पुलिस प्रमुख के बीच एक बेहतर तालमेल, या जिस प्रकार से सुक्खू सरकार का कार्यशैली है, जिस प्रकार की कार्य की गति है, उस गति को डीजीपी पूरी तरह से उसमें परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ये जिस प्रकार से आज सीआईडी का जिम्मा उनसे वापस लिया है, बड़ा कारण माना जा रहा है कि सरकार डीजीपी के काम से उतना खुश नहीं है जितनी सरकार को उम्मीदें थी कि डीजीपी एक हिमाचल पुलिस को नई दिशा देंगे, नई दिशा में लेकर जाएंगे। ये एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि डीजी सीआईडी का दायित्व यहां पर पुलिस प्रमुख से वापस लेकर रंजन ओझा को दिया गया है। ये पुलिस विभाग में आने वाले दिनों में और फेरबदल मिलेंगे, क्योंकि राज्य सरकार ने बड़े स्तर पर यह भी आदेश दिए हैं कि चुनावी आचार संहिता के भी जो पुलिस विभाग ने तबादले किए हैं उन तबादलों को भी रिव्यू किया जाए। उन तबादलों की वजह क्या है, क्यों पुलिस विभाग में तबादले हुए, यानी कि सरकार पूरी पैनी नज़र पुलिस विभाग पर रख रही है। क्यों उन अधिकारियों को बदला गया, बदलने के पीछे क्या थी। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का जिस प्रकार की कार्यशैली है, जिस प्रकार की उनकी इमेज है, उनकी छवि है, वे हर चीज़ को डेप्थ में जाकर देखते हैं, बारीकी में जाकर अवलोकन करते हैं। यानी कि जिस प्रकार से अधिकारियों की मनमानी चलती थी, अब सुक्खू सरकार में वो मनमानी रुकी है, उस पर रोक लगा है। सरकार का नियंत्रण अफसरों पर धीरे धीरे साफ दिख रहा है। बहरहाल उधर नादौन की बात करें तो नादौन को एचआरटीसी का नया बस डिपो मिल गया। सरकार ने इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। नए आरएम के साथ स्टाफ की तैनाती के आदेश भी हो गए हैं। बसों का शेड्यूल, संचालन सब कुछ नोटिफाई कर दिया गया है। जेल वार्डन की भर्ती को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया गया। 18 जुलाई को परीक्षा आयोजित की जाएगी। 17 जनवरी से 10 फरवरी तक शारीरिक परीक्षा, अभ्यर्थियों को सुबह 10 बजे पहुंचना होगा। परीक्षा केंद्रों में 12 बजे एग्जाम शुरू होगा और इसके लिए शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर में अभ्यर्थियों के सेंटर संजौली कॉलेज, पालमपुर में मंडी, कुल्लू, बिलासपुर, हमीरपुर के सेंटर मंडी कॉलेज में बनाए गए हैं। कांगड़ा, चंबा, ऊना के परीक्षार्थियों का सेंटर धर्मशाला में बनाया गया है। हमीरपुर के देवर स्थित बाबा बालकनाथ के मंदिर के लिए रोप वे बनेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज ये बड़ा ऐलान किया कि 0.52 किलोमीटर रोप वे पर 65 करोड़ सरकार खर्च करेगी। रोप वे मंदिर के साथ लगती टैक्सी पार्किंग से ये रोप वे जुड़ेगा। यात्रियों की आवागमन को इससे एक वैकल्पिक मार्ग की सुविधा मिलेगी। जीओआईटी की बात करें तो रिजल्ट में देरी को लेकर नाराज चल रहे जीओआईटी 817 के कैंडिडेट्स ने हमीरपुर
स्थित राज्य चयन आयोग के दफ्तर के बाहर तंबू गाड़ दिया है। उन्होंने फैसला लिया कि जब तक रिजल्ट घोषित नहीं होगा दिन रात राज्य चयन आयोग कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। उनकी नाराजगी है कि पिछले काफी समय से रिजल्ट को बेवजह लटकाया जा रहा, बार बार यही कहा जा रहा है कि 2-4 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, 2-4 दिन महीनों में तब्दील हो गए, लेकिन रिजल्ट घोषित नहीं हो रहा है। इसके चलते अब इन तमाम कैंडिडेट्स ने ऐलान कर दिया जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा वह तंबू गाड़ कर वहीं बैठे रहेंगे। मंडी जिला के धर्मपुर मंडल के तहत आने वाले कलसवाई गांव में एक हैरत अंगेज मामला सामने आया। यहां पर एक शख्स ने सरकारी पानी का जो पाइपें इस्तेमाल होती हैं उन पाइपों से अपने घर की रेलिंग बना डाली। और ये बड़ा एक करप्शन का मामला है, क्योंकि जिस प्रकार से इरिगेशन और पेयजल के लिए सरकारी पाइपें दी जाती हैं उन पाइपों से अपनी घर की चारों तरफ बाड़ लगाकर रेलिंग बना ली। जब विजिलेंस के ध्यान में ये मामला आया तो विजिलेंस की टीम मौके पर पहुंची और इस जांच में पता चला कि व्यक्ति ने अपने घर में जो रेलिंग लगाई है वो सरकारी 1.5 इंच और 1 इंच और आधा इंच की करीब 40 मीटर सरकारी पाइपें 40 मीटर की रेलिंग लगाई थी। आप अंदाजा लगाइए कितनी महंगी कितनी कीमती ये रेलिंग होगी। लेकिन बड़ी बात, जो शख्स जिसने ये कारनामा किया है ये व्यक्ति पेशे से शिक्षक है, अध्यापक है, यानी कि फिर हालांकि फिर हम बार बार कहते हैं कि एक ने किया पूरी कौम को बदनाम करना बिल्कुल गलत है, लेकिन पढ़े लिखे व्यक्ति जिस प्रकार से इस प्रकार का काम करते हैं ये वाकई एक सोचने वाली बात होती है। नादौन के तहत तलहेड़ गांव में एक व्यक्ति की संदिग्ध व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया। बीती रात तलकड़ निवासी रघुवीर सिंह के घर पर पुलिस ने तलाशी के लिए वहां पर दबिश दी। व्यक्ति के खिलाफ पड़ोसी ने शिकायत दी थी कि उसके घर में बंदूक है जिसके चलते उसे जान का खतरा है, लेकिन पुलिस को जांच के दौरान घर से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ। मृतक के परिजनों का इस पूरे मामले पर पुलिस के खिलाफ गुस्सा 7वें आसमान पर है और वहां पर प्रदर्शन जबरदस्त किया गया। परिवारजनों और प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पुलिस बिना सर्च वारंट के, बिना कोई कोर्ट से इजाजत लिए किसी के घर में घुस जाती है, पूरे घर की तलाशी लेती है, जबकि ये शिकायत झूठी थी, बेबुनियाद थी और पूरे घर की गहन तलाशी के बावजूद वहां पर ना गन मिली, ना कोई वेपन मिला, ना कोई हथियार मिला, ना कोई ऐसी विस्फोटक चीज मिली। पुलिस के लौटने के 15 मिनट के बाद ही वहां पर उस व्यक्ति की संदिग्ध मौत हो गई जिसके घर में पुलिस ने दबिश दी थी। बिना सर्च वारंट के पुलिस पहुंची थी। परिजनों के मुताबिक व्यक्ति ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और फंदा लगाकर जान दे दी। इसके बाद पुलिस को सूचित किया गया, लेकिन पुलिस 12:30 बजे मौके पर पहुंची। काफी देरी से पुलिस पहुंची। उन्होंने कहा कि पुलिस की तलाशी से आहत होकर रघुवीर सिंह ने आत्महत्या कर ली। पुलिस के अत्याचार से पुलिस ने टॉर्चर किया, बिना सर्च वारंट के घर में घुस के परेशान किया, घर के कोने कोने को छान मारा। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि व्यक्ति को गिरफ्तार भी करने की मांग उठाई गई थी, लेकिन गिरफ्तार नहीं किया। इस मामले को लेकर एसपी भगत सिंह से हमारी बात हुई। उनका कहना है इस पूरे मामले में, ये पूरे मामले के लेकर उन्होंने कहा कि हमें फोन आया कि एक जमीनी विवाद को लेकर एक बांस की झाड़ियां थी, उन झाड़ियों को लेकर एक व्यक्ति ने शिकायत की कि मुझे मेरे पड़ोस का व्यक्ति मुझे बंदूक से उड़ाने की धमकी दे रहा है। उसके घर पर एक वेपन है, बंदूक है, बात बात पर मुझे गोली से उड़ाने की धमकी देता है। और एसपी ने कहा कि शिकायतकर्ता ने लिखित रूप से कहा कि अगर पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, उसे वेपन नहीं ली, वो मुझे मार देगा, जान से खत्म कर देगा। उन्होंने कहा कि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए, लीगली एक्शन लेते हुए वहां पर पहुंची। दोनों पक्षों को बुलाया, पंचायत प्रधान को भी वहां पर बुलाया, सबसे बातचीत की और प्रधान की उपस्थिति में समझौता भी करवा दिया। इसके बाद शिकायतकर्ता अड़ गया कि दूसरे व्यक्ति ने अपने घर में बंदूक रखी है, बंदूक से मुझे मार डालेगा। एसपी का कहना था कि हमने वहां पर लोकल रेजिडेंट की प्रेजेंस में, हमने पंचायत प्रधान की उपस्थिति में घर की तलाशी ली, लेकिन घर से वेपन बरामद नहीं हुई। इसके बाद पुलिस वापस आ गई, लेकिन पुलिस को बाद में फोन आया कि जिसके घर तलाशी ली गई है उस व्यक्ति ने वहां पर सुसाइड कर लिया। उन्होंने कहा पोस्टमार्टम भी करवा लिया, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी हैंगिंग का ये केस प्रमाणित हुआ है। लेकिन एसपी का कहना है कि पूरे मामले में पुलिस ने कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई की है, लिखित कार्रवाई की है, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर ऐसी शिकायत करता है कि वेपन घर में रखी हुई है और इस वेपन से उसे मार दिया जाएगा तो जाहिर तौर पर पुलिस का दायित्व बनता है किसी व्यक्ति की जान को बचाना। इस पूरे मामले को लेकर एसडीएम अपराजिता चंदेल भी मौके
मौके पर पहुंची। उन्होंने हालात पर काबू पाने का प्रयास किया और वहां पर एसडीएम के कहने पर ही परिजनों ने सबको लिया, क्योंकि सबको लेने से परिजन मना कर चुके थे। वो 2-2 कह रहे थे कि हम डेड बॉडी को बिल्कुल नहीं लेंगे, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करो, एक्शन करो। लेकिन फिलहाल ये मामला अब शांत हो गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने काला प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 2 उद्योगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बोर्ड के एक फार्मा पर 42 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया, जबकि साइंटेक दवा उद्योग की बिजली काटने के निर्देश दिए गए। बोर्ड के पर्यावरण अभियंता अतुल परमार ने बताया कि फार्मा कंपनी के सैंपल 2.5 से 3 साल से लगातार फेल हो रहे थे। इसे देखते हुए फैक्ट्री प्रबंधन को बार बार नोटिस दिए गए, लेकिन उद्योग प्रबंधन ने एक बार भी जवाब नहीं दिया। उन्होंने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहायक अभियंता ने संबंधित फार्मा कंपनी की एक्सपायरी दवाइयों से भरा ट्रक नदी में फेंकते हुए पकड़ा। एसडीओ की रिपोर्ट और एनजीटी के आदेशों के आधार पर 42 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। अतुल वर्मा ने बताया कि साइंटेक कंपनी के 3 सैंपल फेल हुए। इसे देखते हुए बिजली बोर्ड को साइंटेक की बिजली काटने के आदेश दिए गए हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस कार्रवाई से औद्योगिक प्रबंधन पर हड़कंप मच गया। दोनों दवा उद्योग की एक ही व्यक्ति के बताए जा रहे हैं। श्रीखंड यात्रा के दौरान लंगर सेवा के लिए जा रहे एक व्यक्ति की पहाड़ी से गिरकर मौत की सूचना मिली। मृतक सिद्धार्थ शर्मा श्रीखंड यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए लंगर सेवा के लिए अपने घर से निकला था। सामान ले जाते हुए पिछले कल चढ़ाई चढ़ते वक्त बराहट्टी नाला के समीप पैर फिसलने के बाद वह करीब 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरा, जिससे गंभीर रूप से चोटिल हो गया। सिद्धार्थ को सिंगाड बेस कैंप तक पहुंचाया गया। बीती रात उसे घायल अवस्था में निरमंड अस्पताल भी लाया गया। हालत खराब होने की वजह से डॉक्टरों ने उसे खनेरी अस्पताल रेफर कर दिया। यहाँ भी जब सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ तो शिमला आईजीएमसी में उसे शिफ्ट कर दिया, लेकिन यहाँ इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे पर स्विफ्ट कार में सवार युवकों ने छात्रा को करीब 20-30 मीटर तक घसीटा। ये पिछले कल का मामला है। सोशल मीडिया पर ये खूब इसका वीडियो वायरल हुआ था। छात्रा बैग लेकर सड़क किनारे खड़ी थी, जिससे युवकों ने छीना और फिर उसे घसीटते हुए ले गए। रास्ते में धक्का देकर फेंक भी दिया। आज इसके 2 सीसीटीवी वीडियो सामने आए। पुलिस ने पंजाब के 3 युवकों को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मंडी के जोगिंद्रनगर में बीते कल नेहा नाम की छात्रा कॉलेज की फीस जमा करवाकर घर लौट रही थी। वह दोपहर 3 बजे एजू बाजार सड़क के किनारे खड़ी थी। इस दौरान यूपी 14 CB 0124 नंबर की गाड़ी में सवार युवकों ने नेहा के हाथ से बैग छीन लिया, मगर बैग में छात्रा के गले में लटक गया। इसके बाद आरोपी छात्रा को गाड़ी के साथ घसीट कर ले गए। लगभग 20 से 30 मीटर तक घसीटने के बाद एक आरोपी ने छात्रा को धक्का दे दिया। इससे छात्रा सड़क किनारे गिर गई और आरोपी मौके से फरार हो गए। सिरमौर जिला के उपमंडल पोमटा साहब में डांडाज पंचायत के रेतुआ गांव में बीती रात मूसलाधार बारिश के चलते खड्ड में आई बाढ़ में बहने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। अचानक आई बाढ़ के दौरान व्यक्ति ने अपनी बेटी को धक्का देकर बचाया, लेकिन खुद बाढ़ की चपेट में आ गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान व्यक्ति का शव टोंस नदी के किनारे से बरामद कर लिया गया है। देर रात करीब 11 बजे मूसलाधार बारिश होने से रेतुआ गांव के पास खड्ड में पानी का जलस्तर भी काफ़ी बढ़ गया, जिस कारण अमान सिंह के गौशाला पर भी खतरा पैदा हो गया। अमान सिंह अपनी बेटी के साथ गौशाला के पास खड्ड के पानी का रुख बदलने लगे, लेकिन खड्ड में अचानक बाढ़ आ गई और अमान सिंह ने अपनी बेटी को दूसरी तरफ धक्का देकर उसे तो बचा लिया, लेकिन खुद तेज पानी के बहाव की चपेट में आ गए। घटना के बाद बेटी ने गांव के अन्य लोगों को बताया, जिसके बाद ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर वहां पर पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन किया। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की एक और खबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के अनुबंध पर लगे कर्मचारी अब रिश्ता की मांग कर रहे हैं और उन तमाम कर्मचारियों का कहना है कि हमारी सीनियोरिटी अब अनुबंध काल से ली जाए, यानी कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से उनकी सीनियोरिटी को कंसीडर किया जाए। जाहिर तौर पर जिस प्रकार से हाई कोर्ट में तमाम कर्मचारी जा रहे हैं और हिमाचल प्रदेश की कॉन्ट्रेक्चुअल पॉलिसी धड़ाम हो रही है, उस कॉन्ट्रेक्चुअल पॉलिसी में बड़े स्तर पर लैप्स कानूनों की परिपाटी में कहीं कानूनों की भाषा में कहें तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने जब धूमल सरकार में कॉन्ट्रेक्चुअल पॉलिसी को राज्य में इंट्रोड्यूस किया था, वह कॉन्ट्रेक्चुअल पॉलिसी सही मायने में इतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी, नियमों के दायरे में नहीं बांधी गई थी। इसके चलते जितने भी केस हाई कोर्ट में जा रहे हैं, अधिकांश मामलों में नियमों में बरती गई ढील के चलते अब अदालत में उन तमाम मामलों में ये आदेश पारित हो रहे हैं कि आप इन्हें तमाम वित्तीय लाभ
आप इन्हें वरिष्ठता के लाभ डेट ऑफ ज्वाइनिंग से दें। और इसके साथ ही अब एक बड़ा मसला खड़ा हो गया, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश पारित होता है कि जितने भी कर्मचारी हैं उन्हें ओपीएस का लाभ, ओपीएस के लाभ के लिए उनकी अनुबंध की सेवाओं को भी कंसीडर किया जाए, उन्हें भी गिना जाए। लेकिन हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार जब सत्ता में काबिज हुई तो ओल्ड पेंशन बहाली के साथ प्रदेश के तमाम कर्मचारियों को विकल्प दिया गया कि आप एक ऑप्शन दीजिए। अब इस ऑप्शन के बाद जिन कर्मचारियों को लगता था कि हमारे 10 साल पूरे नहीं हो रहे हैं, उन्होंने स्वाभाविक रूप से एनपीएस को चुना, क्योंकि एक ऑप्शन उन्हें जरूर देना था। यहाँ पर डीम्ड का भी एक व्यवस्था की गई थी कि डीम्ड मानी जाएगी। लेकिन जिन राज्य के कर्मचारियों ने उन परिस्थितियों में, क्योंकि उन परिस्थितियों में अगर किसी के, जब सरकार ने कहा कि जब जिसकी रेगुलर सर्विस 10 साल की है वो अपना ऑप्शन दें कि वो ओपीएस में जाना चाहते हैं या एनपीएस में आना चाहते हैं, तो जाहिर तौर पर जिनके 10 साल हो रहे थे उनके लिए तो विकल्प ओपन था। लेकिन जिनके 10 साल पूरे नहीं हो रहे थे, जिनकी कॉन्ट्रेक्चुअल सेवाएं जुड़ने से 10 साल होते थे, उनके लिए सिर्फ एक रास्ता था, क्योंकि उनको ओपीएस में वो आ ही नहीं सकते थे। उन्होंने एनपीएस का इसलिए दिया कि कम से कम कोई पेंशन तो लग जाए, कंट्रीब्यूटरी लग जाए। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया, हिमाचल प्रदेश के वित्त विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को आधार मानते हुए नोटिफिकेशन भी जारी कर दी, और इस अधिसूचना के आधार पर कहा गया कि आप विकल्प दीजिए, आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल सेवाओं को गिना जाएगा, आपका अनुबंध कार्यकाल को भी गिना जाएगा, आप अपना ऑप्शन दें। लेकिन उस ऑप्शन में क्लोज डाल दिया गया कि जिन्होंने पहले विकल्प दिया उनका विकल्प नहीं बदला जाएगा। अब इस असमंजस की स्थिति में प्रदेश के कई कर्मचारी परेशान हैं। हालांकि कई कर्मचारियों ने उस दौरान अपना विकल्प भी नहीं दिया था, वो भी परेशान हैं, क्योंकि उन कर्मचारियों का कहना, जब विकल्प था ही नहीं तो उन्होंने देना क्या था, विकल्प तो आज दे सकते हैं। वित्त विभाग ने कहा, जब इस पे बार बार वित्त विभाग से हमने पूछा, वित्त विभाग का कहना था कि कोई केस रिप्रेजेंट हुआ ही नहीं, कोई केस रिप्रेजेंट होगा सरकार के ध्यान में लाएंगे और इस पर सहमति बनाने का प्रयास करेंगे। अब कई कर्मचारी वित्त विभाग को इस मामले को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और अब आने वाले दिनों में इस पर भी कोई बड़ा फैसला हो सकता है। मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर, यानी कि इस बरसाती मौसम में दूसरी बार तबाही का अलर्ट जारी किया गया कि हिमाचल प्रदेश में 22 तारीख से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। ऑरेंज अलर्ट का सीधा सीधा मायने है कि हिमाचल प्रदेश में भारी से भारी बारिश होगी, बाढ़ आ सकती है, नदियों का जल स्तर बढ़ सकता है, लैंडस्लाइड हो सकता है, पेड़ गिर सकते हैं। इस प्रकार का अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से दिया गया है। हालांकि जितने भी येलो अलर्ट हिमाचल प्रदेश में मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी हुए हैं, उनमें अधिकतर यूं कहें 90% बिल्कुल ठीक नहीं बैठे हैं, बिल्कुल विपरीत हुए हैं। भारी बारिश का पूर्वानुमान जरूर लगाया गया था, लेकिन बारिश बिल्कुल नहीं हुई। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 22 तारीख से येलो नहीं ऑरेंज अलर्ट है, यानी कि ऑरेंज का मतलब है बड़े स्तर पर नुकसान भी हो सकता है। अगर मौसम की बात की जाए तो सबसे बड़ा अलर्ट रेड अलर्ट होता है, जो आप पिछले साल 2 बार हुआ था। आप याद कीजिए, जब 8-9 जुलाई को कुल्लू, शिमला प्रदेश में भारी नुकसान हुआ था, फिर 15 अगस्त के आसपास हुआ था, 13 से 15 अगस्त के बीच हुआ था, 2 बार रेड अलर्ट जारी हुआ था। पिछले साल जितने भी ऑरेंज अलर्ट जारी हुए थे काफ़ी नुकसान हुआ था। तो ये दूसरा ऐसा इस साल मौका है, जब बरसात हिमाचल प्रदेश में मानसून जब टकराया था, जब एंट्री हुई थी, तब ऑरेंज अलर्ट था। 2 दिन काफ़ी बारिश हुई थी, हल्का फुल्का नुकसान भी हुआ था। लेकिन इसके बाद कई बार येलो अलर्ट जारी हुआ, लेकिन बड़े स्तर पर नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अब 22 जुलाई से फिर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इसलिए बिल्कुल सतर्क रहें, सावधान रहें, आवश्यक बिना मतलब के कहीं यात्रा पर बिल्कुल ना जाएं, अपना ध्यान रखें। और हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों के लिए लगातार बने रहें हमारे साथ और देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।